अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने लगा हूँ और वो टिप्स हैं रिलेटेड टू द रीडिंग स्किल। प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होते हैं तो इवन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें रीडिंग स्किल नहीं देता। और जब आप लोग सीएसएस में आते हैं तो उस वक्त आपकी रीडिंग स्किल ना होने की वजह से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होते हैं कि आप पढ़ें कैसे, रिटेन कैसे करें, क्रैम कैसे करें और सबसे ज़्यादा ये मेमोराइज़ कैसे करें, और फिर उसके ऊपर आता है कि आप नोट्स कैसे बनाएं। इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स के तौर पर एक स्ट्रगलिंग फेस में हैं, जो कि हर एस्पिरेंट्स शुरू में फेस कर रहा होता है, ऑलमोस्ट 99.9% जो स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं वो ये चीज़ फेस करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जनाब इस पे कैसे निकला जाए। और इसमें मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रीवियस अपने मेंटोरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोर देन 90% जो स्टूडेंट हैं वो सरेंडर करते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं और इवन यहाँ तक कि स्ट्रगलिंग फेज़ में बहुत प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। तो आते हैं पहले तो कि हमें रीडिंग कैसे करनी है। आई होप कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं आप लोगों को बुक रीडिंग की तरफ नहीं लेके जाता। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप कंटेंट कवर करने के लिए रिसर्च पेपर्स की तरफ आएँ, और उसके अलावा जो है वो आप कंटेंट बेस्ड जो है अपनी स्टडी को इंगेज करें। मेरे सामने एक रिसर्च पेपर है, आपको भी नज़र आ रहा होगा डेफिनेटली। इस रिसर्च पेपर को हमने पढ़ना कैसे है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि यू हैव टू रीड जस्ट लाइक नावल। और दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहता होता हूँ कि आप लोगों को क्रैम नहीं करना होता। और क्रैम ना करने का कंसर्न क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप मेमोराइज नहीं कर सकते। सीएसएस का जो सिलेबस है वो इतना वाइड है कि आप इसको मेमोराइज करने लग जाएंगे तो आपसे ये हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत हाल में पहली तो जहन में ये रखें कि नो क्रैमिंग और आपने और नो मेमोराइजिंग। ना तो आपने याद रखना है और ना ही आपने याद करने की कोशिश करनी है। अब आपके लिए बड़ा अजीब सा होगा क्योंकि हम एग्ज़ाम देते हैं याद करके, तो ये कैसे होगा कि जी अगर हम याद भी ना करें तो फिर एग्ज़ाम में के अंदर क्या लिखेंगे। सी एस एस है एग्ज़ाम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ नॉट एग्ज़ाम ऑफ क्रैमिंग। और यहाँ पे जो सबसे पहली हैबिट्स आपने चेंज करनी है सी एस एस के अंदर वो है क्रैमिंग की हैबिट। आप इसको पढ़ेंगे जस्ट लाइक नावल। नावल को कभी आप क्रैम नहीं करते, कभी आप मेमोराइज नहीं करते, बट आप नावल को पढ़ते हैं फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट। और वो नावल बहुत अरसे तक आपको याद भी रहता है, इवन आपके इन्जॉयमेंट जो है वो आपको याद रहती है। मुझे आज भी वो नावल्स याद हैं जो मैंने एफएससी के ड्यूरेशन में पढ़े थे। एक नावल था तन तरारा और एक तारिक रहीम के नावल थे, और वो आज भी मुझे उसी तरह जब मैं उनको रिकॉल करता हूँ तो मैं इंजॉय करता हूँ। तो डेफिनेटली आप लोगों ने भी नावल पढ़े होंगे, जो फिक्शन के स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत अच्छा से पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब आप कह रहे होंगे कि अच्छा नावल की तरह रीडिंग का क्या कंसेप्ट है। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा वाइजली और वाइडली जो है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज हमारे सामने ये रिसर्च पेपर है, इस रिसर्च पेपर को मैंने पढ़ना है और हाउ यू कैन कंसिडर इट जस्ट लाइक अ गुड रीडर। अब आप का ये रिसर्च पेपर का ये जो पहला पैराग्राफ है आप इसको पढ़ें, और इस पैराग्राफ के जब एंड पे आएंगे तो आप अपने साथ एक क्वेश्चन मार्क लगाएं कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। अगर आपका माइंड जो है वो जवाब दे दे तो इट मीन्स यू आर अ गुड रीडर। और अगर आपका माइंड खामोश रहे, अच्छा ये माइंड जवाब कैसे देता है, ऑटोमेटिकली जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपके माइंड में उसका आंसर आ जाता है। और अगर आंसर नहीं आ रहा तो आप क्या करना की कोशिश करेंगे कि आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। और ये अमूमन वो स्टूडेंट जो मेमोराइज करते हैं या क्रैम करते हैं उनका माइंड इसलिए तैयार नहीं होता कोई जस्ट एक बर्ड्स आई व्यू से या जस्ट एक रीडिंग पे परस्पेक्टिव से उसका उनका माइंड उस रीडिंग को एक्सेप्ट कर ले। तो वो क्या करते हैं, उनको फिर प्रॉब्लम होता है, वो दोबारा से याद करने की कोशिश करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि आप लोगों को मेमोराइज और क्रैम नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर देना है।
मोस्टली स्टूडेंट क्या कहते हैं कि सर जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो पिछला पेज याद ही नहीं रहता। तो मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि याद करना ही नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। अब जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे एंड इन द एंड ऑफ द वर्ड ऑफ द पैराग्राफ, तो आप अपने आप से पूछें, आपको आंसर नहीं मिल रहा तो दोबारा वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अगले पैराग्राफ पे चले जाएं। और हाँ, हर पैराग्राफ के एंड पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं। और क्वेश्चन मार्क का आंसर आपको एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं आएगा, लेकिन एक हफ्ता की मुसलसल रीडिंग से आपका माइंड इस काबिल ज़रूर हो जाएगा कि आपको ये रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। और इन फैक्ट ये जो आपकी प्रीवियस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपने गेन की है, ये उसको आप अनलर्न करके लर्न कर रहे हैं। तो ये CSS के लिए कितना ज़रूरी है, 100% ये रिक्वायर्ड है CSS की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको मेमोराइज करके नहीं लिखना, आपको अंडरस्टैंड करके जो है वो लिखना होता है। और अंडरस्टैंड करके आपको क्रिएटिव राइटिंग आपकी बनती तब है जब आप खुद से लिखते हैं, खुद से कंटेंट डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे आप, हाँ, एक तो पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने हर पैराग्राफ के बाद आपने से क्वेश्चन रेज करना है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको, अगर आप मेमोराइज करने वाले स्टूडेंट हैं या क्रैम करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक हफ्ते की प्रैक्टिस से जो है जब ये आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका माइंड आपको डेफिनेटली रिप्लाई करना शुरू कर देगा आफ्टर 1 वीक, और हो सकता है आपको 2 वीक्स के बाद भी ये जो है वो रिप्लाई करे। अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम आएगा वो भी मैं साथ साथ बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम क्या आता है, उनको प्रॉब्लम ये आता है कि उनकी वोकैब वीक है और उनको टर्मिनोलॉजी का प्रॉब्लम आता है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रीडिंग के लिए आपको प्रॉब्लमेटिक कर देती हैं या आपकी रीडिंग बड़ी टफ कर देती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द रैपिडली इवॉल्विंग क्राइसिस प्लेस पाकिस्तान इन अ डेलिकेट पोजीशन। अब मुझे डेलिकेट का मतलब नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप क्या करें, आप हाईलाइटर यूज़ करें या फिर इवन आपके पास बॉल पॉइंट है जो भी है उसको आप अंडरलाइन करें और उसके बाद आप डिक्शनरी यूज़ करें। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आएगा, जब आप डिक्शनरी यूज़ करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जनाब बहुत टाइम लग जाता है पढ़ते हुए। तो भाई पहली बात ये है, टाइम तो लगेगा। ये टाइम आपने शुरू में स्कूल में नहीं लगाया था, कॉलेज में नहीं लगाया था, यूनिवर्सिटी में नहीं लगाया था, तो सावधान है अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और वोकैब और टर्मिनोलॉजी को बाकायदा आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए आप गूगल पे जाएं, विकिपीडिया पे जाएं और कोशिश करें AI का इस्तेमाल मत करें। वाई? बिकॉज अगर आप चैट GPT इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे के देखें चैट GPT में, चैट GPT बाकायदा प्रॉम्प्ट वाली जगह के नीचे लिखता है कि जनाब चैट GPT जो है वो कैन मेक द मिस्टेक्स, तो बी केयरफुल। तो मोर देन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ, 30 to 40% चैट GPT जो है वो आपको गलत इंफॉर्मेशन देता है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट CSS को स्टार्ट कर रहे हैं वो कभी भी AI का इस्तेमाल ना करें, वो ज़्यादातर रिलाई करें ऑन द रिसर्च पेपर जो आप लोगों को हम दे रहे होते हैं। दूसरा जो आप इंगेज करेंगे अपने आप को वो गूगल पे करेंगे, और तीसरा जो है डिक्शनरी पे फोकस करेंगे। अब इसमें टाइम लगेगा और आपस की बात है, आप CSS कर रहे हैं ना तो सारा टाइम आपका CSS के लिए ही है। तो इसमें अगर आप टाइम लगा भी रहे हैं तो इसमें आपको कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। और अक्सर मैं स्टूडेंट से यही पूछता हूँ जब फिजिकली स्टूडेंट मुझसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि सर इस मेथोडोलॉजी पे टाइम बहुत लगता है, तो मैं फिर उनसे ये की पूछता हूँ कि भाई आपने टाइम किसको देना है। ना तो शी जिनपिंग आप लोगों को टाइम देता है, ना तो आपको अंकल ट्रंप जो है मुंह लगाएगा, ना तो आपको ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो आपको इंगेज करेगा, ना तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आपको इंगेज करेगा। तो फिर आपने टाइम कहाँ लेके जाना है, आपने इसी पे लगाना है। तो लिहाजा जितना भी टाइम लगता है आप लोगों को लगाना चाहिए, सो दैट आपकी वोकैब बिल्ड हो, आपकी टर्मिनोलॉजी बिल्ड हो, और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेफिनेटली बढ़ता चला जाएगा जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा किसी भी वोकैब के या टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम आते क्या हैं कि जब आप इसके एंड पे पहुंचेंगे, अगेन आप पूछेंगे कि अपने आप से कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, तो आपका माइंड कुछ ना कुछ जवाब देना शुरू करेगा आफ्टर 1 वीक प्रैक्टिस, ठीक है। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट को ये कहता हूँ ना कि भाई आप क्रैमर हो, आप मेमोराइज कर रहे हो, आप रटा मारते हो, तो आप अब्रॉप्टली जो है ये जवाब देते हो नहीं नहीं सर मैं रटा नहीं मारता। तो इट मीन्स सबको पता है रटा मारना बुरी बात है, लेकिन क्रैमिंग या मेमोराइजेशंस के भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। सम टाइम जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, नेचुरल साइंस के स्टूडेंट हैं,
वो तो 100%, इवन मेरा जो एक्सपीरियंस है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचिंग का, उसमें मुझे मालूम है कि ज़्यादातर स्टूडेंट, मोर देन 90% स्टूडेंट जो है वो मेमोराइज ही करते हैं और वो मानते भी नहीं हैं। और यहाँ पे आपका एक टेस्ट भी है कि आप क्रैमर हो या नहीं हो। अगर आप यू आर गोइंग टू इन्जॉय द रीडिंग, तो इट मीन्स आप मेमोराइज नहीं कर रहे, आप क्रैमिंग नहीं कर रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हो, आपकी वोकैब भी अच्छी है, आपकी टर्मिनोलॉजी भी अच्छी है, और चीज़ों को आप इन्जॉय भी कर रहे हो। तो इन्जॉय कौन नहीं करता? जिसको बार बार पढ़ना पड़ता है, जिसको बार बार डिक्शनरी की तरफ जाना पड़ता है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है और वो डेफिनेटली इन्जॉय नहीं कर रहा होता। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है। अब ये अगर 1 महीना या 2 महीना आप टाइम लगा लोगे इसके ऊपर, तो डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग बहुत आसान हो जाएगी, आप बहुत इन्जॉय करोगे और बहुत अच्छे से इसको पढ़ लोगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि हमें नोट्स कैसे बनाने चाहिए। अब अगेन मैं आपको बताऊं कि नोट्स मेकिंग जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क है सीएसएस के अंदर, और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी के नोट्स ले लेते हैं, और इवन यहाँ तक कि नोट्स सेल आउट भी हो रहे होते हैं, और इवन बहुत सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं जो जी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सारा एक फेक पर्सपेक्टिव है, और बेचारे जो अननोइंग स्टूडेंट हैं, जो जिनको मालूम नहीं होता, वो परचेज़ भी कर रहे होते हैं, वो ले भी रहे होते हैं, वो समझते हैं शायद। मुझे एक बात बताएं, मैंने रीड आउट किया, मैंने नोट्स बनाए, और मेरी अपनी एक हैबिट है नोट्स मेकिंग की। मेरे नोट्स आपको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। जब भी कोई स्टूडेंट मुझे मिलता है और ये कहता है सर मैंने फ़लाँ के नोट्स पढ़ लिए, फ़लाँ के नोट्स, भाई नोट्स मेकिंग आपका एक पर्सनल इंडिविजुअल एक एक्ट है जो सिर्फ आपको बेनिफिट दे सकता है, वो किसी और को बेनिफिट नहीं दे सकता। बिकॉज जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं उसके लिए शॉर्ट टर्म यूज़ करूंगा, और वो शॉर्ट टर्म सिर्फ मुझे ही पता है कि ये मैंने कहाँ से एक्सट्रैक्ट की है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब आप नोट्स परचेज़ करते हैं या नोट्स मेकिंग के ऊपर जाते हैं, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहा होता, वो अगेन वो नोट्स बल्कि आपको मेमोराइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। आई नो दैट मैनी अकेडमीज और इवन मैनी मेंटोर्स जो यूट्यूब के ऊपर भी बार बार आप लोगों को जनाब बड़े इंथ्यूजियास्टिक वे से आपको बता रहे होते हैं, ये नोट्स हैं, ये रट लो, ये कर लो, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं फिर एक ही मेरा क्वेश्चन होता है, भाई अगर ऐसा होता है तो हज़ारों का उनके स्टूडेंट हैं, हज़ारों लोगों को उन्होंने मैं आप कुछ ये बात नहीं करना चाहूँगा कि बेवकूफ़ बनाया हुआ है, तो वो पास करवा लेना फिर उनको। तो लिहाजा एक बात ज़हन में रखिएगा, नोट्स मेकिंग जो है वो सिर्फ आपकी अपनी है, आप उसी को ही इंगेज करेंगे। अब आते हैं कि नोट्स मेकिंग करनी कैसे है। नोट्स मेकिंग में, और मैं अक्सर ये कहता हूँ सीएसएस के अंदर हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को लीड कर रहा होता है, एम्पावर कर रहा होता है। आपने प्रेसी का नाम डेफिनेटली सुना होगा, और आपने प्रेसी से आपको डराया भी गया होगा, और आपको ये बताया बहुत मुश्किल है, यहीं पे ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो फेल होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस रीडिंग की प्रैक्टिस के दौरान आप प्रेसी के टाइटल की भी प्रैक्टिस करते हो। जैसा कि प्रेसी का पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उसका टाइटल आप पढ़ने के बाद आप एक्सट्रैक्ट करते हो। अब अगर आप उस प्रेसी के टाइटल की प्रैक्टिस आपने तमाम सब्जेक्ट की रीडिंग के अंदर आप करते चले जाएं, तो कैसा रहेगा। आई होप कि आप कम अज़ कम प्रेसी के टाइटल की एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको 5 मार्क्स में से कोई भी आपके 3 से कम नहीं देगा। आते हैं कि वो प्रेसी के टाइटल की प्रैक्टिस करते कैसे हैं। जस्ट लाइक आपका ये पैराग्राफ है जी, आप इसको पढ़ते हैं, और इसको पढ़ने के बाद आप अपने आप से पूछते हैं कि यार इस पैराग्राफ में क्या है। तो आप एक वन लाइनर का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि जनाब इस पैराग्राफ के अंदर स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड मिलिट्री एग्रीमेंट के बारे में बात की गई है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एब्रीवेशन बना हुआ है, हम कहते हैं कि यहाँ SDMA 2025 के बारे में बात हुई है। ये आपका प्रेसी का टाइटल हो गया। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे रीडिंग में बात कर रहा हूँ मैं, वैसे ही आपको हिंट्स दे रहा हूँ प्रेसी के टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पैराग्राफ का जो आपने नोट्स मेकिंग की है वो ये बनाई है, और वो आप बाकायदा आप हार्ड कॉपी में कर रहे हैं, तो आप हार्ड कॉपी में उसको लिख दें साइड पे, जैसे मैंने आपको ये लिख के दिया है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ में आप चले जाएं, और नेक्स्ट पैराग्राफ में जब आप जाएंगे तो आप के पास वो पैराग्राफ भी इसी तरह आपको कोई ना कोई अप्रोच देगा। जैसा कि अगर इसको पढ़ लेते हैं, विद इन दिस कॉन्टेंट्स पाकिस्तान हैज़ मूव बियॉन्ड डिक्लेरेटरी डिप्लोमेसी एंड अंडरटेकिंग एक्टिंग facilitation efforts and at de-escalation. A key development was a high-level diplomatic engagement in Islamabad on 29 March 2026, where Pakistan
brought together a group of regional stakeholders, including Turkey, Saudi Arabia, and Egypt, at a moment of heightened tensions following the February escalation. The consultations were led to on the Pakistani side by Prime Minister Shehbaz Sharif and Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Sagda. Turkey was represented by Foreign Minister Hakan Fidan. Saudi Arabia by Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, and Egypt by Foreign Minister Sami Shokri. The consultation were designated to create next हमारे पास है coordinating regional position in favor of restraint to open space for indirect engagement between the principal parties. अब ये पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक सिटिंग हुई है रिलेटेड टू द ईरान एंड यूएसए जो एस्केलेशन हुई है, और उसके अंदर 3 कंट्रीज़ जो हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं और उन्होंने इसके ऊपर फर्दर बातचीत हुई है। तो इसका मतलब है कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ना। तो हम ये कहते हैं कि जी रोल ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ टू डी एस्केलेट और उसको बात करेंगे यूएस, ईरान और इवन इसराइल टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट को हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक टाइटल बन गया। तो या हम सिंपली आपको फिर भी ना, अच्छा इसके ज़रूरी नहीं है कि यही ठीक होगा और दूसरा गलत हो सकता है या दूसरा ठीक नहीं होगा। ये सोशल साइंस है, इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग भी बनती है आप उस बेस पे अपना टाइटल बनाएं। जैसा कि यहाँ रोल ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रोल ऑफ पाकिस्तान, टर्की एंड इजिप्ट टू डी एस्केलेट द फेब जो कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा मैं और भी बना सकता हूँ। आप डेक्लरेटरी डिप्लोमेसी की भी हम बात कर सकते हैं। तो हम कहते हैं रोल ऑफ डेक्लरेटरी डिप्लोमेसी इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द यूएस, ईरान, सो ऑन। आप कोई भी टाइटल बना सकते हैं इसका, लेकिन अब ये जो टाइटल आपका बन गया ये एक किस्म का आपके नोट्स हैं। अब जब इस पूरे रिसर्च पेपर को आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, पाकिस्तान अफेयर का अलग, करंट अफेयर का अलग, इवन इंग्लिश ऐसे का अलग। तो आपका ये पाकिस्तान अफेयर से आप करना चाह रहे हैं या करंट अफेयर से इसको देखना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में क्या करेंगे, आप करंट अफेयर का रजिस्टर उठाएंगे और वहाँ पे पाक यूएस, ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, और जितने भी आपने ये टाइटल बनाए होंगे हर उसके क्या कहते हैं पैराग्राफ के, आप उस रजिस्टर के ऊपर जो है वो 1 बाय 1 लिखते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस हम बात करते हैं कि जी इसके अंदर लेट्स सपोज जो है 40 से ज़्यादा जो हैं वो पैराग्राफ हैं, तो 40 आपके टाइटल बन गए, ठीक है। और 40 टाइटल जो है वो आप क्या करेंगे, अपने रजिस्टर पे नोट कर जाएंगे, और इसी तरह एक और रिसर्च पेपर करेंगे, उसके जो 20 और 30 पैराग्राफ हैं तो उसके भी टाइटल आप बना लेंगे। और ये 1 लाइनर टाइटल है ना, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। जो आपका सबसे बड़ा मसला होता है कि जी आपको लगता है कि ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा लिखना चाहिए, तो वो एक आपके लॉन्ग नोट्स होते हैं और वो एक अलग से रिसर्च पेपर आप बना के बैठे होते हैं। तो लिहाजा नो नीड टू कंटिन्यू योर हैबिट्स ऑफ यूनिवर्सिटी जो वो नोट्स मेकिंग की होती थी, और वो यूनिवर्सिटी में ये भी हम करते थे, बारो कर लेते थे नोट्स जो है, और वो नोट्स ज़्यादातर होते थे क्लास के अंदर जो आप लोग बनाते हैं टीचर के लेक्चर्स की। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है, तो लिहाजा यहाँ पे नोट्स थोड़े से डिफरेंट नेचर के हैं। तो ये सिर्फ आपने नोट्स आपने खुद ही बनाने हैं, किसी के नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। अब आपने क्या किया, इस पैराग्राफ का टाइटल भी खुद बनाया, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है। अब जब आप वो रजिस्टर उठाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज के ऊपर होगा, वही टॉपिक, उन्हीं आप टाइटल को देखते चले जाएंगे। उनमें हो सकता है कि आपने जी 60-70 टाइटल बना लिए हैं, उनमें से 30 याद रह गए हैं, 40 आपको भूल गए हैं। ये रिसर्च पेपर भी आपके पास होगा। बेस्ट ये है कि ये रिसर्च पेपर आपने यूएस, ईरान के ऊपर लेट्स सपोज 5 रिसर्च पेपर पढ़े हैं, 5 रिसर्च पेपर के आपने टाइटल बनाए हैं और उन टाइटल को आपने वाइट पेज पे लिखा है और उस पेज को आपने इनके साथ स्टेपल कर दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आपने अलग रजिस्टर पे बनाया हुआ है, आपकी मर्ज़ी है। सो नो नीड टू रिव्यू एंड री रीड दिस रिसर्च पेपर आफ्टर 1 वीक और 2 वीक। आप सिर्फ उसी रजिस्टर को ओपन करेंगे, उन्हीं टाइटल को आप देखेंगे, उनमें से आधे आपको अंडरस्टैंडेबल होंगे, आधे हो सकता है भूल गया हूँ या आपके माइंड उसको पिक नहीं कर रहा होगा। दोबारा आप जाएंगे इन्हीं रिसर्च पेपर को उन्हीं टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो वो कम टाइम भी लगेगा
और आपको वो रिवीजन भी हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी नोट्स मेकिंग जो है अप्रोच जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं कि जी लेट्स सपोज वो नोट्स आपके 5-6 पेज पे चले गए। अब 6 पेज में से जब आपने नोट्स बना लिए और आपने कहा यार 5 और 6 रिसर्च पेपर मैंने पढ़ लिया, दैट विल बी द इनफ, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, वही रजिस्टर ओपन करेंगे 6 पेज वाला, और उनमें से जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको फर्दर शार्ट कर देंगे, वो आपके 2 पेज पे आ जाएंगे और ये शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। सो वी एक्सट्रैक्ट लॉन्ग नोट्स फ्रॉम द रिसर्च पेपर्स रीडिंग, फिर हमने वो एक्सट्रैक्ट द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम द लॉन्ग नोट्स मेकिंग जो हमने किए, उनसे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। और वो जो 2 पेज का शॉर्ट नोट है ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उस पर हो सकता है 40 पॉइंट हों, 50 पॉइंट हों, उनको आपने इंगेज करना है। शुरू में तमाम स्टूडेंट सफ़र करते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती, वो एक्सपीरियंस कर करके इस स्टेज पे आते हैं। लेकिन अगर 100 स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं तो 100 में से हार्डली 5 या 10 स्टूडेंट होते हैं जो शॉर्ट नोट्स पे आके सक्सेसफुल होते हैं, अदरवाइज सारे प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। तो ये एक वीडियो मैंने आप लोगों को इसलिए बनाई कि आप लोगों को प्रॉब्लमेटिक होने की बजाय आपका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट आपको करना है, और नोट्स हमेशा आपके हैं और आप ही बनाएंगे, और इसके लिए टाइम भी लगेगा, रीडिंग भी इंगेज होगी। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा वो आपकी वोकैब, शॉर्ट वोकैब, जो आपकी वोकैब बैंक नहीं होगा तो आपको वो बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरा जो है टर्मिनोलॉजी, और उसके लिए आपको बार बार जो है गूगल विकीपीडिया पे जाके चीज़ों को देखना पड़ेगा। और अगली बात जो है वो ये है कि आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों की जो टीचिंग मैथडोलॉजी है वो यही है कि बेसिक से हम आपको एम्पावर करते हैं और एक्सपर्ट लेवल पे चले जाते हैं। तो ड्यूरिंग द लेक्चर भी इन सारी चीज़ों की जो मेजर टर्मिनोलॉजी है हम आपको डिस्कस कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये चीज़ें किस किस तरह से रिलेट कर रही हैं। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जो इनिशियल स्टेज पे खड़े हैं उनके अलग प्रॉब्लम है, जो एक अटैम्प्ट दे के खड़े हैं उनके अलग प्रॉब्लम है, जो थर्ड अटैम्प्ट पे इवन जाने वाले हैं उनके अलग प्रॉब्लम है, तो वो वेरी करते हैं। तो लिहाजा अगर आपको ये वीडियो आप हमारी देख रहे हैं तो आपके जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स में लिखें, हम आपको फर्द इंडिविजुअली जो है उसके ऊपर जो है आंसर देंगे, एक्सटेंसिवली आंसर देंगे। ठीक हो गया यहाँ तक बात जी। अब मैंने आज की इस वीडियो में आपको क्या बताया कि रीडिंग कैसे करनी है और उस रीडिंग से आपने नोट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं। और फिर 2 तरह के नोट्स हैं जी, लॉन्ग नोट्स हैं और फिर शॉर्ट नोट्स हैं। और इसके अलावा इस मेकिंग अगर आप स्टाइल पे जा रहे हैं और आपको फिर भी प्रॉब्लम बन रहा है कि पता नहीं कैसे बन रहे हैं, ठीक बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, और इवन आप लोग फिर अपने सीनियर्स को बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, और यूट्यूब के ऊपर एक और सा भोंचाल आया हुआ है, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि माचिस की डिब्बी आई हुई है हाथ में और जो मर्जी करता रहे आप उसको देखते हैं। बट वाइजली यू आर गोइंग टू इंगेज यूर सेल्फ इन द नोट्स मेकिंग इन सच ए वे दैट जो आपको फैसिलिटेट करे। और अगेन एंड अगेन मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, नोट्स वही जो आप खुद बनाएंगे। किसी के नोट्स बॉरो करेंगे या परचेज करेंगे वो आपको कोई काम नहीं देंगे, और वो उसके बनाए हुए हैं नोट्स हैं जिसके भी हैं XYZ के, वो उसी के काम के हैं। और आपके नोट्स जो हैं वो कभी भी आपको उनके नोट्स जो है कभी बेनिफिट नहीं देंगे। तो लिहाजा अगर ये बात आपको समझ आ जाए वेल एंड गुड, नहीं आए तो एक्सपीरियंस करके तो आपको समझ आ ही जाएगी। क्योंकि मैं अक्सर कहता रहता हूँ 3 तरह के लोग हैं, एक जो ऑब्जर्व करके सीखते हैं, दूसरे वो जो है एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, तीसरे वो हैं जो एक्सपीरियंस करके भी नहीं सीखते। अभी तक हम लोगों को अगर रीडिंग हैबिट नहीं बनी और रीडिंग मैथडोलॉजी हमें नहीं आई, या रीडिंग स्किल नहीं आई, या फिर हमारी राइटिंग स्किल नहीं बनी, तो उसका मतलब ये होगा अभी तक हमने एक्सपीरियंस करके नहीं सीखा। सो बेहतर यही होगा आप ऑब्ज़र्व करें, इसको एक्सपीरियंस करें और एनालाइज करें, और उसके बाद आप देखें कि आप का ये जो नोट्स मेकिंग का मसला है और रीडिंग स्किल का जो मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। पीछे आ जाता है राइटिंग स्किल का, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और उस पर हम आपको डिटेल से बताएंगे कि जी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।